अस्सलाम वालेकुम। हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आज जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है क्वार्टाइल डेविएशन। यानी हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के थ्रू भी। क्वार्टाइल डेविएशन देखने से पहले क्वार्टाइल क्या है हम सबसे पहले वो देखेंगे कि व्हाट इज क्वार्टाइल। जिस तरह हम मीडियन पढ़ते हैं कि मीडियन हमारे पास हमारे डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इसी तरह आप अपनी जो डाटा है उसको फिक्स्ड नंबर ऑफ कैटेगरीज में आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 10 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 100 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप अपने डाटा के डिफरेंट हिस्से कर सकते हैं। Just as median divides the total number of observations into two equal parts, there are similar other measures to which are used to divide or partition the observation into a fixed number of parts, say 4, 10 or 100. Some of the important types of partition values are, यानी जो important आपके पास partition values जिन्हें हम, एक तो median है जो कि दो हिस्सों में डिवाइड करता है, नेक्स्ट इज क्वार्टाइल जो कि आपके डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, डिसाइल जो डाटा को 10 हिस्सों में डिवाइड करेगा, और परसेंटाइल जो 100 हिस्सों में 100 पार्ट्स में आपके डाटा को, आपकी ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर सकता है। तो इसमें जो हमारा जो कंसर्न है फिलहाल इस टॉपिक में वो क्वार्टाइल से रिलेटेड है। यानी हमें देखना है कि हम अपने डाटा को क्वार्टाइल में यानी 4 हिस्सों में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। हमें क्वार्टाइल का पता होगा तो तभी हम क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें मीन का पता था कि मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट करना है, फिर हम मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्वार्टाइल का पता होना चाहिए। सो क्वार्टाइल are such values which divide the number of observations into 4 equal parts. There are 3 quartiles, यानी एक डाटा में 3 quartiles हो सकते हैं। First quartile which is lower quartile or Q1, second quartile middle quartile Q2, third quartile which is also called as upper quartile or Q3। जो हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल होता है Q2, हम उसे मीडियन भी कह सकते हैं क्योंकि वो आपके डाटा को का दरमियानी हिस्सा है, दरमियानी पार्ट है, सेंटर पार्ट है। तो मीडियन भी आपके डाटा का सेंटर पार्ट ही होता है, सेंट्रल वैल्यू होती है, इसलिए हम Q2 को हम इक्वल टू मीडियन भी कह सकते हैं। अब हम अपने डाटा को Q1, Q2 एंड Q3 में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और ऑब्वियसली जो हमारे पास सिंपल सीरीज डाटा होगा उसका मेथड अलग है। जो हमारे पास ग्रुप्ड और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का आपके पास डाटा डिफरेंट है। फॉर सिंपल सीरीज हम कैलकुलेशन क्वार्टाइल की किस तरह करते हैं, हमें Q1 जो होगा वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू रैंक 1/4 n+1, यानी जब आपके पास डाटा गिवन होगा तो आप डाटा को सबसे पहले तो नंबर करेंगे जिन्हें आप उन्हें रैंक कहेंगे। यानी आपके पास जो डाटा में जितनी भी, सपोज आपके पास डाटा में 5 वैल्यूज हैं, उन्होंने आपको सिंपल सीरीज में 5 वैल्यूज दी हैं डाटा के लिए, तो आप उसको किस तरह, आप 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी आप कह देंगे ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये उसका रैंक होगा। रैंक हो गया तो जब Q1 क्या होगा, जब आप 1/4 n+1, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे मैं अभी जो एग्जांपल दे रही हूँ उसके मुताबिक 5 वैल्यूज हैं, तो आप इधर n की जगह 5 लिख सकते हैं। तो यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितनी भी होंगी आप n की जगह वो लिख देंगे। यानी आप 1/4 n+1 कैलकुलेट करेंगे और वो जिस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो रैंक के अकॉर्डिंग वो वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास Q1 कहलाएगी। अगर अभी आपको क्लियर नहीं भी होगा तो हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत हद तक ये चीज क्लियर हो जाएगी। फिलहाल ये आपको फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। Q2 is equal to value corresponding to the rank 1/2 n+1। इसमें आपके पास 1/4 है Q1 के लिए,
Q2 के लिए 1/2 है एंड Q3 के लिए 3/4 है n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी जो आपके पास जैसे इस केस में 3/4 n+1 का जो आंसर आएगा, आप रैंक के कॉरस्पॉन्डिंग वो वैल्यू उसकी देखेंगे कि जो वैल्यू होगी वो Q3 कहलाएगी। नेक्स्ट, इसी तरह आप सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी Q1, Q2 एंड Q3 कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें जो फर्क है वो सिर्फ ये है कि इसमें अब आप रैंक नहीं देखते, अब इसमें आप क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी से आप क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद फिर आप 1/4 n+1 Q1 आप इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 1/4 n+1 से अब आपके पास जो वैल्यू आएगी, आप क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू होगी वो Q1 कहलाएगी। इसी तरह Q2 के लिए आप 1/2 n+1 करेंगे, Q3 के लिए आप 3/4 n+1 करेंगे। और इस केस में क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, f फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, तो n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। इसी तरह जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें यहाँ पे फॉर्मूला में ये चेंजिंग है कि n+1 नहीं है, ओनली n, सिर्फ n शामिल है इसमें, +1 इसमें खत्म हो गया है। तो इसमें भी आप क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, तो आप क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी x की, वो आपके पास Q1, Q2 एंड Q3 आप उसको कहेंगे, एंड n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। सो जब आप Q1 एंड Q2 एंड Q3 आप किसी फॉर्मूला से आप सिंपल सीरीज में, सिंपल ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एंड ग्रुप दो तीनों में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके बाद आप क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला से आप क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 ओवर 2। यानी आपको फॉर्मूला में Q2 नहीं चाहिए क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला के लिए। यानी अगर आपको सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो आप Q2 को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि डेविएशन में Q2 का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि मीडियन कैलकुलेट करना है आपने क्वार्टाइल के थ्रू, क्वार्टाइल डेविएशन के थ्रू या क्वार्टाइल्स के थ्रू, तो आप मीडियन फिर Q2 के जरिए आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको Q1 और Q3 का पता होना चाहिए, देन आप क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको अगर Q1, Q2 और Q3 समझ नहीं आई कि आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, तो अब हम बारी बारी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सीरीज में एग्जांपल देखते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज जो है, 10 डाटा जो है आपको वैल्यूज दी गई हैं डाटा में, 391, 384, 591, 407, 672, 522, 777, 773, 2488, 1490। ये आपको 10 ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज पर मुश्तमिल आपको एक डाटा दे दिया गया है। सबसे पहले आपने सिंपल सीरीज के केस में डाटा को आप अरेंज करेंगे। अरेंज किया है आपने उनको, यानी आपने सबसे पहले जो छोटी से बड़ी वैल्यू में जाते हुए आपने डाटा को अरेंज कर लिया। सबसे पहले छोटी वैल्यू 384, 391, तो आपने के स्मॉल टू बिगेस्ट, आपने स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट आपने वैल्यू को अरेंज कर दिया है। अरेंज करने के बाद अब आप वो फॉर्मूला देखेंगे कि Q1, Q2 एंड Q3 के थ्रू आपने वो जो 1/4 n+1 आपको फॉर्मूला स्लाइड्स में मेंशन है, उसके थ्रू आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं रैंक। n क्योंकि आपको 10 दिया गया है, तो Q1 का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11, 11 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.75। इसी तरह आप Q3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला आपको गिवन था, 3/4 n plus 1, n is equal to 10 plus 1 11, 11 multiplied by 3 divided by 4 is equal to 8.25। ऑल्दो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम Q2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं।
ताकि अगर आपको किसी क्वेश्चन में इस तरह कहा जाए कि आप मीडियन कैलकुलेट करें क्वार्टाइल के थ्रू और क्वार्टाइल डेविएशन भी कैलकुलेट करें, तो आपको Q2 के जरिए आपको मीडियन भी कैलकुलेट करना आता हो। इसलिए मैं इस एग्जांपल में आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। रैंक ऑफ Q2 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट n+1, जो कि फॉर्मूला है, हम देख चुके हैं स्लाइड में सिंपल सीरीज के फॉर्मूलाज में। Q2 आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5.5। ये तीनों वैल्यूज का आपने रैंक कैलकुलेट करने के बाद अब आप एक इसका टेबुलर फॉर्म बनाएंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप रैंक लिखेंगे और वैल्यूज लिखेंगे जो कि आपने उन्हें तरतीब दिया है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट के लिहाज से। तो उनको आप 1 2 3 4 5 6 के थ्रू नंबर कर देंगे, 10 वैल्यूज हैं। और ये लाजमी इसका इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने उसको अरेंज लाजमी करना है। डाटा को अरेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप भूल जाएंगे तो आप गलत रैंक कर देंगे, आप Q1 Q2 Q3 जो है वो गलत पॉइंट आउट कर देंगे। सो सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है आपने। रैंक्स आपने Q1 Q2 एंड Q3 के कैलकुलेट करने के बाद इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। और आपने देखा है कि Q1 आपके पास जो रैंक आया है उसका वो 2.75 आया है, यानी वो 2 और 3 के दरमियान लाई कर रहा है। तो आप इधर एरो लगा सकते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू इसके 2.75 के कॉरस्पॉन्ड होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि Q1 क्या है, वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू रैंक, ठीक है। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो रैंक के अकॉर्डिंग है, यानी 2 और 3 के दरमियान 2.75 है। इसी तरह 2 की वैल्यू क्या है 391, 3 की वैल्यू क्या है 407। तो इन दो वैल्यूज के दरमियान जो वैल्यू आएगी, यानी 2.75 के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो Q1 कहलाएगी, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। इसी तरह आपने Q2 निकाला है 5.5 which lies between 5 and 6 rank 5.5। इसी तरह Q2 आप 591 6722 के दरमियान आप उसे मेंशन कर सकते हैं एरो के थ्रू, क्योंकि 5 की वैल्यू 591 है, 6 की वैल्यू 672 है। इसी तरह जो आपने Q3 का रैंक निकाला है वो आपने 8.25 निकाला है, यानी वो 8 और 9 के दरमियान कहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह Q3 जो है वो आपके पास 8 की वैल्यू 777 एंड 9th की वैल्यू है 1490। इन दोनों की वैल्यू के दरमियान कहीं Q3 भी लाई करेगा, क्योंकि 8.25 यहाँ पर लाई कर रहा है। तो जब आपने पूरा इस टेबुलर में अब आपने पॉइंट आउट कर दिया है कि Q1 कहाँ है, Q3 कहाँ है, Q2 कहाँ है, अब आप इनसे इक्वेशंस बना सकते हैं इंटरपोलेशन के थ्रू। अब ये मेथड क्या है, इस मेथड के अकॉर्डिंग आप ये करेंगे, जैसे अगर आपने सबसे पहले Q2 के लिए या मीडियन के लिए अगर आप लिखेंगे तो आप इस तरह से कुछ लिखेंगे। जो आपने रैंक फाइंड आउट किया है 5.5 माइनस 5, या आप सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद आपको जो दो वैल्यूज पता हैं आप उनका लिखेंगे। 6 माइनस 5 आपने एक तरफ ये लिख दी इज इक्वल टू Q2 माइनस 591। आप इसकी जगह Q2 भी लिख सकते हैं या मीडियन भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियन आपको समझाने के लिए लिख दिया है, आप Q2 भी लिख सकते हैं। यानी ये जो वैल्यू है Q2 माइनस 591 डिवाइडेड बाय 612 672। अब जो दो वैल्यूज आपको पता है 672 माइनस 591, तो ये एक इक्वेशन बन गई है। इसी तरह आप Q1 और Q3 की इक्वेशन भी बना सकते हैं। Q1 की इक्वेशन क्या है, जो रैंक अभी आपने फाइंड आउट किया है वो और उससे पिछली वाली वैल्यू को जो कि मालूम है उसे माइनस कर देंगे। 2.75 माइनस 2 ये आप यहाँ लिख देंगे। और अब जो दो वैल्यूज आपको रैंक मिले हैं 3 एंड 2 उनको माइनस कर देंगे इज इक्वल टू Q1 एंड उससे पिछली वैल्यू जो हमें पता है वैल्यू गिवन है Q1 माइनस 391, नेक्स्ट 407 माइनस 391। यानी ये रूल है कि आपने ये इक्वेशन इस तरह लिखनी है। इसी तरह Q3 भी आप इसी तरह सेम रूल के अकॉर्डिंग आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। 8.25 माइनस 8 9 माइनस 8 is equal to Q3 minus 777 divided by 1490 minus 777 आप यहाँ पे लिख देंगे। ये तीन इक्वेशंस लिखने के बाद अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बारी बारी हर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको Q1 Q3 Q2 यानी कि मीडियन भी आपको मिल जाएगा।
सबसे पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन को अब आप सॉल्व कर रहे हैं अगर Q2 वाली इक्वेशन को यानी मीडियन वाली इक्वेशन को, सिर्फ आप माइनस एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई पूरा परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस जिस तरह आप एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5.5 minus 5 is equal to 0.5. 6 minus 5 is equal to 1. Equal to median minus 591 as it is आएगा। 672 minus 591 is equal to 81. अब आप इन दोनों वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, 0.5 81 से मल्टीप्लाई होगा, 0.5 81 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मीडियन माइनस 591 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 40.5 माइनस हो रहा है 591, यहाँ पर इक्वेशन के इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। इसी तरह अब हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके मीडियन यानी Q2 हम अचीव कर लेंगे विच इज 631.5। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो हमने फाइंड आउट की है विच इज फॉर Q1 2.75 minus 2 is equal to 0.75. 3 minus 2 is equal to 1. इसी तरह Q1 minus 31 as it is आ जाएगा। 407 minus 391 is equal to 16. क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे 0.75 16 से और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये as it is आ जाएगा। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 16 is equal to 12. माइनस इस तरफ आकर इक्वेशन के 391 हो जाएगा प्लस में, और इन दोनों को प्लस करने के बाद Q1 is equal to 403। नेक्स्ट हमारी लास्ट जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम Q3 के लिए सॉल्व करेंगे एज इट इज 8.25 minus 8 is equal to 0.25, 9 minus 8 is equal to 1, ये एज इट इज आ जाएगा। इसको इन दोनों को माइनस करने के बाद हम 713 अचीव करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होने के बाद 178.25 आ जाएगा, माइनस 777 इक्वेशन की इस तरफ आकर प्लस 777 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करने के बाद Q3 का जो आंसर आएगा वो है 955.25। क्योंकि अब हमारे पास Q1 और Q3 दोनों हासिल हो गए हैं तो अब हम क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Q3 minus Q1 divided by 2. Q3 जो हमने फाइंड आउट किया है वो है 955.25 माइनस Q1 which is 403 divided by 2, और इसको सॉल्व करने के बाद हम क्वार्टाइल डेविएशन जो हमें हासिल होगी वो है 276.125। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस तरह क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। X and F गिवन है तो सबसे पहले अब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये हम पहले भी एक टॉपिक में पढ़ चुके हैं। 2 एज इट इज आएगा, 2 plus 8 is equal to 10, 10 plus 20 is equal to 30, 30 plus 35 is equal to 65, 65 42 is equal to 107, 107 plus 20 is equal to 127। जब आप ने सिंपल सीरीज निकाला था तो उसमें फर्स्ट स्टेप में आपने क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती तो उसमें आपने डायरेक्ट सिर्फ डाटा को अरेंज करना फर्स्ट स्टेप था, लेकिन सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में फर्स्ट स्टेप आपको ये है कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने के बाद नाउ अब आप Q1 Q3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैं Q2 फाइंड आउट नहीं करूंगी क्योंकि एक दफा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह हम Q2 या मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं क्वार्टाइल के थ्रू। तो फॉर्मूला जो हमें स्लाइड में गिवन था हमने एज इट इज लिख लिया है। n इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज 127, फॉर्मूला में पुट करने के बाद 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 32, यानी Q1 हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी जो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 में 32 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो Q1 कहलाएगी। इसी तरह हम Q3 कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला है 3/4 n+1,
n is equal to 127, 127 plus 1 is equal to 128, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, देन डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो हम Q3 के कॉरस्पॉन्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेंगे कि वो 96 है। ये 96 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यू होगी x की, वो हमारा Q3 कहलाएगा। इसी तरह अब आपने x एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब हमें चाहिए, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी से अब हमें नहीं चाहिए, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी है। जिस तरह हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी निकाली कि वो 32 होगी, तो 32 लाई कर रहा है 30 एंड 65 के दरमियान। अब यहाँ पर 32 लिखेंगे और 30 और 40 के दरमियान आप Q1 लिख सकते हैं। इसी तरह जो आपने Q3 की वैल्यू निकाली, वो आपने देखा कि वो आपने निकाला कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 96 के कॉरस्पॉन्ड होगी, और 96 यहाँ पर लाई करेगा 65 एंड 107 के दरमियान। तो आप इसी तरह इसमें यहाँ पर आप Q3 में कर सकते हैं। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपने Q1 एंड Q3 जो है अब आप डिफाइन कर चुके हैं। उसी तरह अब आप क्या करेंगे, अब आप इक्वेशन लिखेंगे इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू। इक्वेशन आप बिल्कुल एज इट इज, जिस तरह हमने सिंपल सीरीज में लिखी है, इक्वेशन आप बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे। Q1 माइनस 30 जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q1 और उससे पिछली वैल्यू 30 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जो दो वैल्यूज हमें पता है 40 माइनस 30 इज इक्वल 32 जो कि अभी हमने फाइंड आउट की है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस 30 डिवाइडेड बाय दो वैल्यूज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में गिवन है, व्हिच इज 65 एंड 30। ये एक इक्वेशन Q1 के लिए बन गई है। नेक्स्ट हम Q3 के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। Q3 तो हमने अभी पॉइंट आउट किया है, Q3 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 96 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 107 माइनस 65। ये अब दोनों इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, और अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल उसी तरह। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशंस को। 10 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 35 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म से। मल्टीप्लाई होने के बाद 10 2s are 20, ये इधर आप मेंशन कर देंगे। 35 इन दोनों से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा 35 Q1 माइनस 35 को 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 1050। 35 Q1 क्योंकि आप इस तरफ रखेंगे क्योंकि आपने Q1 फाइंड आउट करना है। 1050 इक्वेशन के इस तरफ आकर अब आपके पास ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद यू विल गेट 1070। उसको क्योंकि 35 यहाँ पर Q1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के इस तरफ आकर आप उसे डिवाइड कर देंगे, विच इज 35। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद Q1 हमारे पास आएगा विच इज 30.57। इसी तरह इसी इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं Q3 के लिए। Q3 माइनस 40 42 से मल्टीप्लाई होगा, 31 10 से मल्टीप्लाई होगा, 42 मल्टीप्लाई Q3 से भी होगा और 40 से भी होगा, तो बन जाएगा 42 Q3 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 42 इज इक्वल टू 1680 एंड 31 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर होने के बाद 310 आ जाएगा। 1680 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ आकर ये प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1990 यानी 1990, जिसको आप 42 से डिवाइड करने के बाद Q3 हासिल कर लेंगे विच इज 47.38। अब हमारे पास Q3 और Q1 दोनों आ गए हैं। अब आप इनको माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों वैल्यूज को, तो आप क्वार्टाइल डेविएशन अचीव कर लेंगे विच इज 8.405। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे पहले आपको क्योंकि मार्क्स दिए गए हैं 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 एंड 60 to 69,
अगर आप देखेंगे ये लिमिट्स जो है इनकी सेम नहीं है, यानी इसकी अपर बाउंड्री इसकी लोअर बाउंड्री की इक्वल नहीं है। तो जब हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कि इनको इक्वल बनाने के लिए हम लोअर वैल्यू में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर वैल्यू में हम 0.5 प्लस कर देते हैं। तो इसके थ्रू हम क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे, इसी रूल के थ्रू, ये हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट आप फ्रीक्वेंसी इसी तरह लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप जो लोअर बाउंड्री से अपर बाउंड्री तक तमाम वैल्यूज अब आप उसको लिख देंगे। सारी वैल्यूज 9.5 जो कि फर्स्ट वैल्यू थी, लोअर बाउंड्री की फर्स्ट इंटरवल की आपकी लोअर बाउंड्री की वैल्यू है वो भी आनी चाहिए, और जो अपर बाउंड्री जो लास्ट में जो लिमिट है उसकी जो अपर बाउंड्री है वो भी आनी चाहिए। तो सारी लिखने के बाद अब आपको फ्रीक्वेंसी ये गिवन थी। अब इसमें क्योंकि अब आपको फ्रीक्वेंसी क्योंकि गिवन थी 9.5 से 19.5 के लिए एज, अब आप क्या करेंगे 9.5 के लिए आप 0 लिख देंगे क्योंकि अब आपने मार्क्स को उनको अलग-अलग लिख दिया है, इसलिए अब फर्स्ट वैल्यू के लिए आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसको आप 0 लिख देंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 आएगी, उसके कॉरस्पॉन्ड 8 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप यहाँ से उसी तरह आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करेंगे। 8 plus 11 19, 19 plus 15 is equal to 34, 34 plus 17 is equal to 51, 51 plus 12 is equal to 63, 63 plus 7 is equal to 70। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद अब आप Q1 एंड Q3 फॉर्मूला से निकालेंगे। Q1 के लिए हमारे पास हमें पता है कि वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/4, n is equal to total frequency which is 70 divided by 4 is equal to 17.5, and Q3 की हमारी जो वैल्यू है वो हमें पता है कि वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं corresponding to cumulative frequency 3n/4, 3 multiplied by 70 divided by 4 equal to 52.5, यानी Q1 की वैल्यू क्या होगी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17.5 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, और Q3 की वैल्यू क्या होगी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 52.5 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। सो अब उसी तरह अब आप टेबुलर फॉर्म में तमाम वैल्यूज लिख देंगे, मार्क्स लिख दिया आपने, एफ मेंशन कर दिया है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी है। उसी तरह क्योंकि अब आपके पास Q1 जो आपने उसके कॉरस्पॉन्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी जो आपने कैलकुलेट किया है वो 17.5 है, जो कि 88 19 के दरमियान मिलाई करेगी। इसी तरह आप 19.5 और 29.5 के दरमियान Q1 लिखेंगे, और Q3 क्योंकि आपके पास 52.5 आई है तो इन दो वैल्यूज के दरमियान कहीं 52 वैल्यू आएगी, इसलिए अब आप इन दो वैल्यूज के दरमियान उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के दरमियान Q3 लिखेंगे, और इन इक्वेशन से अब आप इक्वेशन बना सकते हैं जिस तरह आपने पिछले दोनों एग्जांपल्स में देखा है हमने इक्वेशन बनाई है। फर्स्ट इक्वेशन इज Q1 minus 19.5 divided by 29.5 minus 19.5 is equal to 17.5 minus 8 divided by 19 minus 8। तो फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन भी अब आप इसी तरह बना लेंगे और अब आप इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। इन दोनों को माइनस कर देंगे और इन दोनों वैल्यूज को भी माइनस करने के बाद कुछ इस तरह आपके पास अचीव होगी इनके आंसर्स में, और इनको अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, 10 9.5 से मल्टीप्लाई होगा। 11 इससे मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आ जाएगा 11 Q1 माइनस 11 19.5 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आएगा 214.5, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 95, माइनस 214.5 इक्वेशन की इस तरफ आकर प्लस होगा, तो प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 309.5। 11 Q1 डिवाइड होगा, 11 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद आप Q1 अचीव कर लेंगे विच इज 28.13। नेक्स्ट आप इसी रूल से अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप 594 को यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आप 609 अचीव करेंगे,
उसको 12 से डिवाइड करने के बाद Q3 का आंसर आएगा विच इज 50.75। क्योंकि अब आपके पास Q1 एंड Q3 दोनों आ गए हैं तो अब आप क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 के फॉर्मूला से 50.75 माइनस 28.13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11.31 क्वार्टाइल डेविएशन। इस तरह आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी आप क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों का मेथड थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा दोनों में तीनों में डिफरेंस है। तो अब आपने इनको बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको ये फिर समझ आएगा। तो आपने इसको लाजमी आप इसको गो थ्रू करें और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं वो सॉल्व करने के लिए हाजिर हूँ। और फर्दर ये आपके लिए 3 जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीनों मेथड से रिलेटेड हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम को जो है फर्दर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।